हेलो एवरीवन, वेलकम टू सारंग एडिफिकेशन। आई एम सारंग सिन्हा। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7 का चैप्टर 3 हिमालय की बेटियां। इसके राइटर हैं नागार्जुन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थे। मैं हैरान था कि यह दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभागी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है। मैदान में जाकर किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर मेरा जब ध्यान अटक जाता है, तब भी मैं इतना कुतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। देखिए, अब समझाते हैं क्या कहना चाह रहे हैं राइटर। हिमालय की बेटियां कौन है? हिमालय की बेटियां, तो यहाँ पे राइटर नदियों की बात कर रहे हैं। ये कहते हैं कि जब मैं दूर से देखता हूँ तो ये नदियाँ कितनी गंभीर लगती है। गंभीर उनको बोलते हैं जो एकदम शांत स्वभाव के, अच्छे, बहुत ही अच्छे, सोच समझ के काम करने वाले लोग होते हैं। राइटर कहते हैं ये दूर से देखने में कितनी गंभीर, कितनी शांत, कितनी काम अपने आप में खोई हुई लगती है। संभ्रांत महिला का मतलब होता है एकदम अच्छी, बहुत अच्छे विचारों वाली, अच्छे आचरण वाली महिला की तरफ ये देखने में लगती है। और मेरे दिल में इनके लिए बहुत ही सम्मान है और बहुत आदर के भाव है। माँ, दादी, मौसी, मामी, मतलब सारे जो प्यारे औरतें होती हैं, वो बच्चों को खिलाती है, उनकी देखभाल करती है, उन्हें गोद लेती है। जब इनके धारा में डुबकियां लेता हूँ तो इनको भी वो माँ जैसी लगती है। डुबके लेना मतलब क्या होता है? डुबके लेना मतलब सर को अंदर करना, पानी के अंदर सर को करना और पूरा शरीर को अंदर करना, उसे डुबके लगाना कहते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इस हिमालय के कंधे पर जब मैं इन नदियों को देखता हूँ तो ये कितनी पतली दुबली लगती है। जब हिमालय से नदियाँ निकलती है तो ये एक धारा के रूप में होती है और जमीन पर पहुँचते पहुँचते तो वो कितनी बड़ी और विशाल हो जाती है। इनका जो ये उछलना, कूदना, खिलखिलाकर हंसना, मतलब पानी जो तेजी से बहता है तो आवाज करती है, तो राइटर उसको खिलखिलाकर हंसना कह रहे हैं। ऐसा लगता है कि जब ये नदियाँ पहाड़ी इलाकों में होती हैं तो कितनी तेज बहती है, कितनी खुश और कितनी उल्लास भरी लगती है। पर ये नदियाँ जब मैदान में पहुँचती है तो कहाँ खो जाती है इनका सारा का सारा उल्लास। तो लेखक आगे कहते हैं कि जब भी मैं किसी लड़की को देखता हूँ, किसी कली क्या होती है? जो फ्लावर होते हैं, जो बेसिकली बर्ड, उसी को कली कहते हैं। जब मेरा ध्यान अटक जाता है तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता। फिर राइटर कहते हैं कि इनकी बाल लीला देखकर बहुत खुशी होती है। बाल लीला का मतलब होता है कि जब ये पहाड़ों पर होती हैं तो कितनी शैतानी करती है, मुझे बड़ा मजा आता है, राइटर आगे कहते हैं। अब आगे लिखते हैं, ये कहाँ भागे जा रही है? वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? राइटर क्या बात कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि कहाँ भागे जा रही है ये जो नदियां हैं, ये इतनी तेज तेज भाग रही है, ये भागकर जाना कहाँ चाह रही है? इनका लक्ष्य क्या है? ये कहाँ पहुंचना चाह रही है? इनका क्या गोल है? ये इतनी बेचैन क्यों है? महान पिता का विराट प्रेम, तो महान पिता कौन है इन नदियों का? तो इनके महान पिता हिमालय की बर्फ की चोटियां हैं,
जहाँ से इनको पानी मिल रहा है, वही तो इनके पिता हैं। पिता का प्रेम पाकर भी इनका हृदय अतृप्त है, मतलब इनके पिता जो इनको प्रेम दे रहे हैं, क्या वो पूरा नहीं हो पा रहा है इनके लिए? ये जो इतना ज़्यादा आगे चली जा रही है, शैतानी सी कर रहे हैं, अगर इस प्रेम से भी तृप्त नहीं हो पा रहे हैं तो इनका जो प्यास है वो आखिर कहाँ जाकर बुझेगी, जो इतनी जल्दी जल्दी आगे बढ़ती जा रही है। बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, मधुर अधिकतियाँ, सरबज उपक्तियाँ, ऐसा है इनका लीला निकेतन। ये कहते हैं छोटे छोटे पौधे हैं और वही खूबसूरत पूरा नज़ारा, पौधों से भरी घाटियाँ, इंग्लिश में इसको वैली बोलते हैं। हर तरफ जो है सरबज है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत पेड़ पौधे, फूल, सब कुछ है। इनकी लीला जो है कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती है तो देवदार, चीड़, सरू, चिनार, सफ़ेद केल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातों को याद करने का मौका मिल जाता होगा। ये सब क्या है? ये सब पेड़ के नाम हैं। राइटर कहते हैं जब इन पेड़ों के पास पहुंचती है तो इनकी रफ्तार धीमी हो जाती होगी, तो इन्हें सोचने का वक्त मिल जाता होगा कि हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं। बीती बातों को याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर ढूंढता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवा उनके पास रखा ही क्या है। फिर आगे कहते हैं राइटर कि जो बूढ़ा हिमालय है, इनकी जो बेटियां हैं, नटखट बेटियां मतलब नदियां हैं, इसमें किस तरह से पानी डालते होंगे। जवाब इसको जानना चाहेंगे तो हिमालय से आपको सिर्फ मौन ही मिलेगा, मतलब शांति मिलेगी, कोई जवाब नहीं मिलेगा। हम लोग आगे देखेंगे सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रवि, सतलुज, ब्यास, चनाब, झेलम, काबुल जिसको कुंभ भी बोलते हैं, कपिसा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी इत्यादि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियों आंखों के सामने नाचने लगती है। ये सब क्या है? ये सब नदियों के नाम है। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघलते ही दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानंदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित हो रही है। कवि कह रहे हैं कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। ये जो दयालु हिमालय है, जो उसके चोटियों से एक एक बूंद पिघल के उसके दिल की जो जल है वो क्या होता है, नदियों द्वारा समुद्र में जाके मिल जाता है, तो उसी की बात कर रहे हैं। आगे कहते हैं कितना भाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों के हाथ पकड़ने का श्रेय मिला होगा। तो कह रहा है कि जो ब्रह्मपुत्र है और सिंधु है, वो नदी जो समुद्र में मिला है, तो वो समुद्र कितना भाग्यशाली होगा जो ये सिंधु और ब्रह्मपुत्र के जल को क्या करता है, समुद्र में लेता है या जाता है। आगे कहते हैं जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती है। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाले इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप की हिमालय को ससुर और समुद्र को उनका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। देखिए राइटर यही कहना चाह रहे हैं कि जो लोग समतल एरिया में रहते हैं, जैसे यूपी बिहार में जो लोग रहते हैं, वो हिमालय के बारे में उतना बढ़िया से नहीं जानते हैं, तो उन्हें नहीं पता कि नदियाँ पहाड़ी इलाकों से कैसे होकर जाते हैं। फिर राइटर कहते हैं कि जो लोग पहाड़ इलाकों में रहते हैं उन्हें नहीं पता कि ये कितना आकर्षक है। वहाँ तो लोग रह रह के इसको देख के उब गए हैं, पर जब इधर समतल इलाकों में से कोई जाते हैं तो उन्हें बहुत आकर्षक लगता है। तो ये राइटर को भी बहुत आकर्षक लगा, तो वो एक रिलेशन बना दिए कि हिमालय क्या है, ससुर है, और दामाद कौन है, समुद्र। जैसे नदी जो क्या है उनकी बेटी है, तो नदी का पानी जाता है समुद्र में, इसलिए समुद्र क्या हो गया, दामाद, और ससुर हो गया हिमालय। तो ये ऐसी इनका काल्पनिक एक विचार है, वास्तविक में ऐसा कुछ होता नहीं है। कालिदास के विरहिणी यक्ष ने अपनी मेघदूत से कहा था कि
बेत्रवती नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्यासी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इस चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गया और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा-जुदा शक्लों में देखेगा, वह देखिए यहाँ पे कालिदास के बारे में बात किया जा रहा है। वो बहुत महान कवि हैं। उनकी एक महाकाव्य के बारे में बात किया जा रहा है। उन्होंने मेघदूत लिखे हैं। मेघदूत में ना 2 लवर की स्टोरी है। इसमें एक लवर बोलता है मेघ को कि मेरे दूसरे लवर को जाके संदेश पहुंचा दो। तो आज राइटर को इसी तरह के विचार आ रहे हैं नदियों को देख करके। इसमें ये कि मेघदूत ने बेत्रवती नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्यासी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। मतलब जो मेघ हैं उन्हें कहा कि आप जाइएगा तो नदी में क्या कीजिएगा, बूंद बरसाते जाइएगा, जो बारिश है। तो नदी वो बूंद जब नदी में गिरेगी तो उससे क्या हो जाएगा, वो प्रेम पाकर वो प्रसन्न हो जाएगी। आगे काका कालेकर ने नदियों को लोकमाता कहा है। काका कालेकर कौन थे, एक पर्सन थे जो उन नदियों को पूरी दुनिया का माता बोले हैं। किंतु माता बनने से पहले यदि उन्हें बेटियां के रूप में देख ले तो क्या हर्ज। कह रहे हैं कि अगर किन्हीं को माता बोलना है तो उन्हें हम पहले बेटियां देख लें, बेटी कहने में कोई हर्ज नहीं है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्यासी की भावना करें तो कैसी होगी। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इसके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने नदियों को दिया है। तो कवि कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे कवि हैं जो नदियों को बहन कहे हैं। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। थॉईलैंड मतलब तिब्बत की बात कर रहे हैं। मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी। सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था। पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रतिशील जल में असर डाला, तन और मन ताजा हो गया। तो लगा मैं गुनगुनाने। जब ये एक समय तिब्बत में थे तो इनके मन क्या हो रहा था, भारी लग रहा था। तो ये तिब्बत एक देश था जो वहाँ पे जाके क्या किए, नदी सतलुज नदी के किनारे बैठ गए, पानी में पैर डाल के। तो इनका मन भी अब हल्का और ताजा होने लगा। तो ये एक कविता, एक गाना गाए हैं। तो ये क्या है, जय हो सतलज बहन तुम्हारी लीला, अचरज बहन तुम्हारी हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। इसमें भी कि सतलज बहन तुम्हारी जय हो, तुम्हारी ये लीला अचरज है, अनोखी लीला है तुम्हारी। मेरे मन जो है वो मिटा जा रहा है और जितना भी मैं तुम्हारा गुणगान गाऊं वो कम है। तुम बेटी या बाप हिमालय चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्राकृतिक नटी के चित्रित मन पर अनुपम अद्भुत छाप तुम्हारा। जय हो सतलज बहन तुम्हारी। तुम हिमालय की बेटी हो और तुम्हारा जो महिमा है वो अपरंपार है। प्रकृति को तुम कितनी खूबसूरत बना देती हो। यही कहना चाह रहे थे हम लोग। आगे थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर बस देख लेंगे बस।